आज हम सभी भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं या जो मौलिक अधिकार हैं उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारा संविधान शायद दुनिया का एक पहला ऐसा संविधान होगा जो अपने नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को देता है। अब सवाल आता है कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार का मतलब यह हुआ कि जो संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, तो कुछ मामलों में उनको एक स्पेशल राइट्स दिया जाता है, वो मौलिक अधिकार कहलाता है। वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है और वो उस देश के नागरिकों की अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, कई चीजों को देख करके दिया जाता है कि हाँ, इस देश में किस किस कानून को या कौन कौन से चीजों को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे देश में अधिकार या किसी भी दुनिया में अधिकार जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार का मतलब हुआ कि वे अधिकार जो संविधान में जिनका जिक्र है या उल्लेख है, जैसे कि हमारे यहाँ आप संगठन बना सकते हैं, वोट देने का अधिकार है, अपना सरकार चुनने का अधिकार है, तो ये कुछ ऐसे सरकार का विरोध करने का अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है। तो जो संविधान में मौलिक अधिकार भी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि मौलिक अधिकार को भी संविधान के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो पहला हुआ कि संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार कुछ मामलों में ऐसे संवैधानिक अधिकार होते हैं जिनको आप मानो या ना मानो नेसेसरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता। जैसे अगर वोट देना है तो वोट देना हमारी एक जिम्मेवारी है। एज अ भारत का नागरिक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस चीज को पूरा करें, अपने देश की सरकार को या अपने आसपास के जो राज्य हैं या लोकल गवर्नमेंट उसको चुनने में हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, क्योंकि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारा एक कर्तव्य भी बनता है। और अगर हमारे देश में लोकतंत्र है तो ये जरूर है कि हम अपने वोट का करें, लेकिन आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वोट देना ही है। लेकिन मौलिक अधिकार दूसरा होता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ऐसा है कि अगर उसका उल्लंघन होता है तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तीसरे होते हैं मानवाधिकार, कि अगर एक इंसान इस धरती पे आया है तो ठीक है, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसकी रक्षा तो भारत का संविधान करेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति कहीं और देश में घूमने जाता है कभी, या कहीं वो कहीं पर्यटन में गया है, किसी काम से दूसरे क्षेत्र में गया है, तब उसके साथ उसकी भावनाएं या उसके चीजों की रक्षा कौन करेगा? तो मानवाधिकार करता है। हमारे दुनिया में भी मानवाधिकार कमीशन होता है, मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है, हर देश में भी होता है। आप यूनाइटेड नेशन में हमेशा देखते होंगे कि अगर कोई, जैसे अभी आप देखे होंगे कि गाजा इजराइल में हमले हो रहे हैं तो जोर शोर से आवाजें उठती रहती है कि वहां पे मानव अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, कि लोगों को, नागरिकों को बेवजह मारा जा रहा है या भोजन को रोका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो मांगे आती है कि मानवाधिकार होता है। जो पूरी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान को जरूरी है, वो मानवाधिकार कहलाता है। लेकिन आज हम अपनी चर्चा भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का करेंगे या मूल अधिकार का करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मूल अधिकार हमारे संविधान में लिखा या उल्लेखित कहाँ है। तो वो उल्लेखित है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच तक। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और वहां से 12 से 35 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत सारे मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। इस मौलिक अधिकार को याद करने का ट्रिक क्या है? तो याद करने का ट्रिक है सम सत शोध संस्कृति उपचार। कि अगर आप इसको याद कर लो, सम मतलब कि समानता, सत मतलब कि स्वतंत्रता, और शो मतलब कि शोषण, और ध मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति मतलब कि शिक्षा या संस्कृति, उपचार का मतलब कि संवैधानिक उपचार। तो अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहो तो ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। अब जिक्र आया है कि संवैधानिक अधिकार जो उल्लेख है हमारा मौलिक अधिकार है वो कितना संविधान के अनुच्छेद में कहां से कहां तक है। तो पहले है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जिक्र किया गया है कि 14 से 18 जो है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद वो समानता का अधिकार की बात करता है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 के बीच में जिक्र किया गया है। आप हमेशा देखते होंगे कि आर्टिकल 19 जो है या आर्टिकल 19 को अभिव्यक्ति की आजादी भी कहा जाता है, स्वतंत्रता का आजादी भी कहा जाता है। जब भी सरकार कोई चीजें करती है, जैसे प्रेस पे अगर मान लीजिए आप कि प्रेस पे पाबंदियां लगाती है या सेंसरशिप लगाती है, तो हमारे देश में विरोध होता है कि आपने आर्टिकल 19 के तहत जो है वो लोगों के, जो नागरिकों का अधिकार दिए गए हैं आजादी का, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं या उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसलिए आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार और 22 तक है ऐसे। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध। तीसरा जो है वो है शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध जो है वो 23 और 24 में उल्लेखित है कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 से लिखित है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो 25 से 28 के बीच में जिक्र है कि 25 से 28 के जिक्र जो अनुच्छेद है
वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा जो है वो 29 और 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद संख्या 32 है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के रचनाकार थे या कह सकते हो कि निर्माता थे, अगर उनके शब्दों में कहा जाए तो ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान की आत्मा है। तो अनुच्छेद 32 जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में संविधान की क्या है, आत्मा है। तो ये अनुच्छेदों के तहत जिक्र था संवैधानिक अधिकारों का या हमारे मौलिक अधिकारों का जो संविधान में उल्लेखित है। लेकिन इसी के अंतर्गत कुछ सुधार भी किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 21 का क जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। तो कुछ चीजों में बदलाव लाया गया है, हम उसके डिटेल्स को भी और डिस्क्रिप्शन से जानेंगे। तो पहला था इसमें कि समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में क्या है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। यानी कि अगर इस अधिकार की बात की जाए तो कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, कानून के समान, और कानून जो है उनका समान संरक्षण करेगा, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और किसी भी नागरिक के साथ धर्म या मूल वंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान के नाम पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कि वो भेदभाव जो है वो निषेध है, यानी कि मनाही किया हुआ है। इसके अलावा जो है फिर आता है कि दुकानों, होटलों, कुआं, तालाबों, स्नान घरों या कहीं भी सड़क की जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पे प्रवेश की समानता है, यानी कि नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चौथा है कि छुआछूत का अंत है, यानी कि हमारे देश में छुआछूत या अस्पृश्यता का जो है वो अंत किया हुआ है। और आगे है उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ कोई स्पेशल उपाधि को नहीं लगा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो ये नहीं लगा सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिला है तो वो ये नहीं लगा सकते, अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं जोड़ सकते हैं, या पद्मश्री मिला है तो पद्मश्री नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये समानता की बात करता है हमारा संविधान जो है, कि वहां पे उपाधियों का अंत है, छुआछूत का अंत है, और किसी भी सार्वजनिक स्थान पे प्रवेश का आजादी है कि आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म, जाति, भाषा या जन्म स्थान या मूल वंश के नाम पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं या शोषण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कानून उनको समान संरक्षण देगा, और कानून के सामने सभी नागरिक क्या होंगे, एक समान होंगे। फिर आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार मैंने बताया था कि 19 से 22 मूल लेख है, ये 14 से 18 मूल लेख है, तो इसको हम 14 से 18 मूल लेख है, और ये किस में है, 19 से 22 में है। तो जब 19 से 22 में है तो इसमें पहला है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को अपनी पर्सनल आजादी, पर्सनल फ्रीडम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि निजता की प्राइवेसी, तो प्राइवेसी का राइट्स दिया गया है कि नागरिक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आजाद है। तो निजता, जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि एक बार ऐसा आया था कि सरकार नियम लाई थी कि जो हमारे डिग्रियां होंगी या जो हमारे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन होगा तो आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था कि नहीं, आधार कार्ड बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, हर चीज में डालना है। तो इसके लिए क्या हुआ, हमारी सरकार या हमारे देश में जो कुछ लोग थे वो सरकार का विरोध करना शुरू किए कि आप किसी व्यक्ति की जो पर्सनल प्राइवेसी है उसमें उल्लंघन कैसे कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। चूंकि वहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है तो आप नागरिकों को ऑप्शन दीजिए ना, अगर उनकी इच्छा होगा तो आधार कार्ड देंगे, अगर इच्छा नहीं होगा तो आधार कार्ड नहीं देंगे। और तब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दिया था, बोला था कि नहीं, ये नागरिकों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो आधार कार्ड को अपना शो करना चाहते हैं या शो करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ कुछ मामलों को छोड़ करके बाकी जगह जो आधार कार्ड होगा वो ऑप्शनल होगा। तो इस वजह से वो चीजें थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता था। फिर है कि भाषण और अभिव्यक्ति, कि अगर व्यक्ति चाहे तो भाषण दे सकता है, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचारों को रख सकता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, उसकी आजादी है। फिर है कि शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार है, यानी कि कहीं भी आप सभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग तरीके से। यानी कि अगर आप कोई सम्मेलन जुटा रहे हैं, कोई रैली कर रहे हैं, और अगर सरकार को लगता है कि आपकी सभा से या रैली से कानून व्यवस्था का उल्लंघन है, कानून व्यवस्था के साथ कुछ दिक्कतें हो सकती है, तो वो रैली का परमिशन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं, कहीं भी इकट्ठा हो रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं है, आप विरोध कर सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप भाषण देने के लिए आजाद हैं। फिर है संगठित,
कि संगठित होने का अधिकार, यानी कि वो संगठन भी चाहे तो बना सकते हैं। तो संगठन बनाने का भी अधिकार है, संगठित होने का अधिकार है, और भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी जगह पे बिना रोक टोक के आ जा सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। अब बिना रोक टोक का मतलब यह नहीं हुआ कि आप रेलवे में बिना टिकट के चले जाइएगा, वो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कुछ नियमों के तहत दिया जाता है नागरिकों को, कि अगर आपको आज़ादी दी गई है तो कुछ कायदे, कुछ कानूनों और कुछ नियमों और कुछ बंदिशें भी लगाई जाती हैं, और वो बंदिशें अगर नहीं लगाई जाएगी तो शायद स्वतंत्रता का जो मूल अर्थ है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो सरकार का रूल है, रेगुलेशंस है, आप उसको फॉलो करिए। आप कहीं भी आने जाने के लिए आजाद हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा। फिर है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार है। हाँ, भारत के कुछ राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, जैसे जम्मू कश्मीर था, तो वहां पे लोग जमीनें लेकर के नहीं बस सकते थे, लेकिन बाद में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। लेकिन आज भी भारत के कुछ राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, असम है, जो पूर्वोत्तर के राज्य है, तो उनकी अपनी भौगोलिक या सांस्कृतिक पहचान के लिए कुछ मामलों में स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ है, या कुछ क्षेत्र में दिया हुआ है कि नहीं, वहां पे अगर बाहर के लोग बसेंगे तो शायद उनका इकोसिस्टम या ज्योग्राफिकल सिस्टम जो है, या उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान जो है, वो शायद खतरा होने का डर रहता है। तो इसलिए कुछ जगहों पे छूट दी गई है इसके मामले में, लेकिन बाकी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा रह सकते हैं, या जा सकते हैं, बस सकते हैं, रहने की आजादी है। लेकिन इसमें फिर बंदिशें हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि आप अगर दानापुर ले लो, पटना में दानापुर कैंट है, तो वो एक आर्मी का बेस कैंप है, तो आप वहां पे नहीं जा सकते हैं, वहां पे आपका बसने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप ये कहोगे कि नहीं, सरकार जो है वो आर्टिकल के तहत हमें छूट दी है तो हम जाएंगे। तो मैंने फिर बोला कि कुछ बंदिशें लगाई जाती है, लेकिन बाकी आप देश में जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा। फिर है कि कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार है, कि भारत के नागरिक को अपने मन से, अपने उसके महत्वाकांक्षा, अपने उसकी इच्छा के हिसाब से वो कोई भी पेशा या कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, उसको आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। जैसे हमारा हिंदी के किताब में क्या है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव ने बताया ना कि शायद भारत दुनिया का पहला देश है जहां पे श्रम के आधार पे जाति का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया समाज का। तो इसी चीज को बचने के लिए क्या किया गया कि भारत के नागरिक अपने हिसाब से कोई भी व्यापार और पेशा चुन सकते हैं। फिर है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, कि अगर मान लीजिए अपराध होता है और आप पे अगर दोष सिद्धि, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, आप पे आरोप लगाया गया है, आप पे कोई सजा, आपको जो है वो इल्जाम लगाया गया है, तो आप अपने दोष सिद्धि से संबंधित अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मुझ पे जो ये केस किया गया, क्या किया गया, गलत किया गया है। फिर है कि जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, जैसे आप कभी सुने होंगे ना कि सर क्या हम सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकते हैं, तो आप ऐसे नहीं चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जीवन या दैहिक स्वतंत्रता है, उस पर अगर आपका खतरा है, ऐसा कुछ नुकसान है, तो आप चला सकते हैं किसी भी नागरिक पे। आप अपने सेल्फ डिफेंस में या खुद की आत्मरक्षा में आप किसी के चीजों को नुकसान, मतलब ठीक है, आप उसको गोली चला सकते हैं अपने रक्षा के लिए, और इसीलिए सरकार जो है वो क्या लाइसेंसी गन को भी प्रोवाइड कराती है। तो इस चीज को कि जीवन की रक्षा संबंधित चीजें जो है आप उपाय कर सकते हैं। फिर है कि शिक्षा का अधिकार है, कि सभी नागरिकों को शिक्षा की स्वतंत्रता है। और उसके बाद है कि अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों के अधिकार, कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी सजा में या किसी जुर्म में सजा भी हो जाता है, तब भी उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, या जो उसको मौलिक अधिकार दिया गया उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर वो भारत का नागरिक है और अगर उसको सजा हुआ है, वो जेल में है, लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि मैं वोट देने जाऊं, तो वो वोट देने जा सकता है, सरकार उसका उपाय करेगी। अगर वो चाहता है कि मैं पढ़ूं, तो पढ़ने का भी उपाय सरकार करती है। तो ये कहीं ना कहीं वो चीजें हैं कि अभियुक्त या सजा पाए गए लोगों को भी अधिकार है, उनको भी संरक्षित करने का अधिकार है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई सजा हो गया या किसी को सजा सुना दिया गया तब उसको मार दोगे,
वो नहीं कर सकते हो आप। इस देश के संविधान ने उसको भी अधिकार दिया है। और इसी तरह आप देखे होंगे कि कई जो सजा याफ्ता नागरिक है, सजा याफ्ता जो कैदी होते हैं, वो अच्छे खासे पढ़ भी जाते हैं, कई तो PhD कर लेते हैं, वो अपना वोट भी देते हैं। अगर उनकी जो मान लीजिए घर में किसी की शादी विवाह है तो उसमें सम्मिलित, हाँ, ये कोर्ट भले तय करती है कि इस नागरिक को या इस व्यक्ति को अगर पैरोल दिया जाता है तो कहीं कुछ नुकसान तो नहीं है, कितने दिन का पैरोल दिया जाएगा, कितने दिन इसको वापस आना होगा, तो ये चीजें देख करके कि कानून व्यवस्था में कोई नुकसान ना हो, उसको छूट दी जाती है। फिर हम आते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अगला आर्टिकल आता है। स्वतंत्रता कहाँ से था? स्वतंत्रता था 19 से 22। अब हम शोषण के विरुद्ध है जो है कि 23 से 24 है, कि 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध में कहता है कि अगर मानव के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, यानी उसके साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है, यानी कि उसके साथ आप गलत नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसका कोई आप बुरा भला नहीं कर सकते हैं, और बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। फिर एक कि जोखिम वाले कामों में जो बाल श्रम है, जो बाल मजदूरी है, उसको रोक लगा दिया गया है कि जहाँ पे जोखिम है, जैसे आप ईंट भट्ठे में काम बच्चों से नहीं करवा सकते हैं, कुछ फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, तो जो जोखिम वाले काम है आप वो चीजें बच्चे से कराने पर रोक लगा दिया गया, यानी कि बाल श्रम पर रोक लगा दिया गया है। तो ये है 23 से 24। फिर आता है हमारा 25 से 28 जो जिक्र करता है धार्मिक स्वतंत्रता का। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था और प्रार्थना के लिए आजाद है, यानी कि वो अपनी आस्था के हिसाब से, अपनी प्रार्थना के हिसाब से, अपनी पूजन पद्धति के हिसाब से वो चीज़ों को पूजा करने के लिए आज़ाद है। उस व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, कुछ मामलों में होता है, जैसे वर्तमान में भी कुछ न्यूज आए थे कि कहीं पे जो है वो कोई प्रवचन करने गए थे या कथा कहने गए थे, तो उनके साथ गलत हुआ था, लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हमारा देश अगर आज़ादी दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता दिया है कि आप अपने भावनाओं के हिसाब से, आप अपनी पूजा, अपनी आस्था के हिसाब से प्रकट कर सकते हैं, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने फिर बोला कि ये नागरिकों पर तय होता है कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। फिर एक धार्मिक मामलों का प्रबंधन, यानी कि उनको अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की आज़ादी है, जैसे उनको कमेटी बनाने की आज़ादी है, मंदिर की व्यवस्था को देख रेख करने की आज़ादी है, तो ये प्रबंधन करने का अधिकार है। और किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए लिया कर अदायगी की स्वतंत्रता, यानी कि अगर मान लीजिए कोई विशेष धर्म हो तो अगर उनको कोई छूट प्राप्त, यानी कर अदायगी में भी स्वतंत्रता मिल सकता है अगर वो प्रचार प्रसार करते हैं अपने चीजों। लेकिन आप एक नियम में तहत कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार करिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे देश में पारसी धर्म जो है, तो वहाँ पे एक रूल है उनका कि अगर पारसी धर्म में मान लीजिए कि कोई महिला, पारसी महिला जो है वो दूसरे धर्म के पुरुष से शादी कर लेती है, तो उनके बच्चे पारसी नहीं माने जाते हैं। भले वो पारसी धर्म को अपना ले, लेकिन उनके बच्चे पारसी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि पारसियों में माना जाता है कि अगर हम दूसरे धर्म को या उनके यहाँ महिलाओं को दूसरे धर्म से पहले शादी करने की आज़ादी ही नहीं है, तो उनका एक अपना विचार है, अपना मत है कि शायद अगर हम दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म के लोग शादी करेंगे तो हमारी जो अपने रीति रिवाज है, अपने जो नियम है, उसमें थोड़ा उल्लंघन होगा। तो ये चीज़ें हैं कि उनको आज़ादी दी गई है कि अपने हिसाब से आप कानून बना सकते हैं। जैसे सिख धर्म में देखिए तो उनको कृपान रखने की आज़ादी है, क्योंकि उनका वो धार्मिक पहचान है, धार्मिक चिन्ह है, तो आप मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ये भी रूल है कि आप अपनी धार्मिक पहचान को किसी दूसरे धार्मिक पहचान को बुरा भला नहीं कह सकते हैं। फिर है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, कि कुछ मामलों में जो है कि धार्मिक शिक्षण संस्थानों में अगर धार्मिक शिक्षा या उपासना हो रही है तो वहाँ पे आप उपस्थित हो सकते हैं। जैसे अगर संस्कृत विद्यालय है तो वहाँ पे वेद या श्लोक या मंत्र यज्ञ में आप शामिल हो सकते हैं। अगर मदरसा है तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं, आपको मनाही नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। इंसान अपने हिसाब से धर्म को मानने के लिए भी आज़ाद है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। फिर है कि संस्कृति और शिक्षा, तो ये है संस्कृति की शिक्षा जो है वो 29 और
30 है कि अनुच्छेद 29 और 30 है। इसमें कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण, कि जो हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने भाषा का प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए संरक्षण का कार्य कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का बचाव कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। फिर है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में, जो समुदाय है, वो अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। जैसे अभी विवाद हुआ था ना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त था, तो ये विवाद हुआ था कि क्यों न उसके अल्पसंख्यक दर्जा को वापस ले लिया जाए। तो ये चीजें हैं कि आप अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अगला आता है आर्टिकल नंबर 32 जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके तहत होता है कि मौलिक अधिकार में जितने भी लागू हैं या मौलिक अधिकार में जितने भी राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो समता का अधिकार के तहत ये सारे उपाधियों का अंत हो, छुआछूत का अंत हो, या स्वतंत्रता का अधिकार के तहत शामिल हो, या शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, या धार्मिक स्वतंत्रता का हो, या संस्कृति का या शिक्षा का अधिकार हो, इन सभी को लागू करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय जाने के लिए आजाद है। अगर उसे लगता है कि जो हमें अधिकार दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या भेदभाव या शासन के विरुद्ध या शासन के खिलाफ या शासन के द्वारा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटा सकते हैं। और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट है। तो ये आर्टिकल 32 के तहत वो न्यायालय जाने का अधिकार रखते हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो उसमें क्या अंतर है या क्या चीजें हैं। तो पहला है कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, यानी कि जितने भी हमारे देश या हमारे संविधान की जो हमारे देश का संविधान है उसमें मौलिक अधिकार का जिक्र है तो उसको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। यानी किसी नागरिक के साथ अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय जा सकता है उसको लागू करवाने के लिए। फिर है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वो नकारात्मक है, ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। यानी कि निगेटिव्स हैं कि जो राज्य के अधिकार हैं, जो सरकार का अधिकार होता है, तो उस अधिकार को ये प्रतिबंधित करते हैं, यानी कि एक सीमा तय करते हैं कि आप इसके तहत ही चीजों को लागू कर सकते हैं। फिर है कि मौलिक अधिकार जो विषय है वो व्यक्तिगत है, यानी कि व्यक्ति का विषय है। उसके बाद है कि मौलिक अधिकार का क्षेत्र जो है वो राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है, यानी कि राज्य मतलब कि सरकार। तो अगर भारत में जो नागरिक हैं तो जो भारत के नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है वो भारत तक ही सीमित है, आप उसका अमेरिका में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप उसका ब्रिटेन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो जो भारत के नागरिक हैं वो भारत तक सीमित है कि भारत में जितने भी क्षेत्राधिकार में भारत का जो भी क्षेत्र आएगा भारत सरकार के अंतर्गत आएगा, वहां पे वो मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है कि मौलिक अधिकारों को सीमित और स्थगित किया जा सकता है, यानी कि अगर मौलिक अधिकारों को सरकार चाहे तो सीमित कर सकती है, यानी उसको कम कर सकती है। जैसे हुआ था कि हमारे यहाँ 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, कि उसको मौलिक अधिकार से हटा करके और सिर्फ संवैधानिक अधिकार में रखा गया था, तो वो कर सकती है। फिर है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत और व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार है, कि अगर उस व्यक्ति को अपनी पर्सनल और पर्सनालिटी ये दोनों चीजों का विकास या डेवलपमेंट करने का अधिकार प्राप्त है। फिर एक मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देता है, यानी कि वो अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम पे बल देता है, उसके तहत ही मौलिक अधिकार होता है। फिर मौलिक अधिकार की सरकार के द्वारा अवहेलना की जा सकती है। अगर हम चाहें तो मौलिक अधिकार का प्रयोग करके सरकार की बुराई कर सकते हैं, सरकार का विरोध दर्ज कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, सरकार की अवहेलना कर सकते हैं। अगर कोई कानून लगता है जो सरकार गलत पारित की है तो उसके लिए हम दरवाजा या न्यायालय जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। फिर है कि मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, यानी कि इसको कानूनी लॉ के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि कानूनी महत्व है। और नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है, यानी कि अगर जो नीति निर्देशक तत्व है तो उसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते उसको लागू करवाने के लिए। यानी कि जो भी जैसे आप सुने होंगे कि अगर संसद के द्वारा पारित जो कानून है या जो संसद में बातें कही जाती हैं तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, कि आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं कि हाँ ये एमपी ने हमारे बारे में ये बोला है, क्योंकि वो संसद के क्षेत्राधिकार के तहत आता है, इसलिए वो चुनौती नहीं दी जा सकता।
फिर है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसकी प्रकृति को सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि यह राज्य को कुछ करने के आदेश और निर्देश देते हैं। यहाँ पे रोकने का निर्देश था कि वो सरकार को बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने से रोकता है, और जो नीति निर्देशक तत्व है और सरकार को कई स्तर पे कार्य करने का अधिकार देता है। जैसे अगर उसे लगता है कि नागरिकों जैसे हमारा फ्री राशन दिया जा रहा है, तो ये सरकार को लग रहा है कि हमारे देश के नागरिकों की आवश्यकता है, तो वो कार्य कर रही है, तो ये आजादी देता है। फिर एक नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो राज्य का विषय है, और यह राज्य के लिए निर्देश है, न कि किसी व्यक्ति के लिए। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि सरकार के लिए होती है, और सरकार तय करता है। क्योंकि वो सरकार का ही विषय है, तो सरकार ये तय करेगी। आप अपने मांगों को सरकार के सामने रख सकते हैं, लेकिन ये सरकार पर निर्भर है कि सरकार उस मांग को मानती है या नहीं मानती है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार का विषय है, किसी व्यक्ति का विषय नहीं है। फिर एक नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसका क्षेत्र मौलिक अधिकारों से व्यापक है, यानी कि बहुत ज्यादा है, और इसके सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीयता महत्व भी है। जैसे अगर मान लीजिए भारत की सरकार कोई विदेश नीति बनाती है या विदेश से संबंधित कोई नियम बनाती है, उसको ये लगता है कि हमें किस देश से कैसा संबंध रखना चाहिए, वो विषय है। यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसका क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है कि किस देश से हमें जो है वो राजनीतिक संबंध रखना है, राजनयिक संबंध रखना है या नहीं रखना है। जैसे अगर मान लीजिए 2021 में क्या हुआ था कि अफगानिस्तान में जब तालिबान का वापस से शासन आया था, तो सरकार जो थी हमारी भारत की सरकार उस समय की, वो कुछ समय के लिए अपनी जो एम्बेसी थी उसको क्या कर दी थी, स्थगित कर दी थी। तो ये सरकार तय कर सकती है कि हाँ हमें किसके साथ कब रिलेशन रखना है और कब रिलेशन नहीं रखना है। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखता है। फिर एक नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कभी कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता, यानी कि कभी भी और किसी भी अवस्था में आप खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे देश में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब भी सरकार को कार्य करने की छूट था, लेकिन नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। नागरिक विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन सरकार पे तो ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई गई थी, तो वो किसी भी मामले में आप उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, सीमित नहीं कर सकते हैं। फिर एक नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो समाज के विकास पे बल देता है, यानी कि नीति निर्देशक पहला इसमें क्या हुआ कि वो व्यक्ति के विकास पे, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति की अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ज्यादा बल देता है, और ये समाज के विकास पे बल देता है कि जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो किस तरह से डेवलप होगी, उसके लिए कौन सा कार्य अच्छा रहेगा, इस पे बल देता है। फिर एक नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बल देता है, यानी कि वो सामाजिक अधिकारों पर बल देता है, आर्थिक अधिकारों पर बल देता है कि किसी नागरिक को आर्थिक आजादी, आर्थिक क्रियाकलाप करने का अधिकार है। अर्थव्यवस्था, जैसे मान लीजिए सरकार जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित कई कानून, कई नियमों को लागू करती है, कई कदम उठाती है, जैसे कभी रेपो रेट को कम कराती है। क्यों घटाती है? क्योंकि शायद लोन सस्ता होगा तो नागरिक जो है वो विकास करने के लिए लोन ले सके, अपना एक आर्थिक विकास कर सके, तो ये बल देता है। फिर एक नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मूलतः जनमत पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इसकी अवहेलना नहीं करती है। अब देखो नीति निर्देशक तत्व जो है वो जनमत पे होता है। जैसे अगर हमारे देश में चुनावी लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को या जिस भी दल को बहुमत मिलता है, अगर बहुमत नहीं भी मिलता है तो जो कई दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, तो एक जनमत पे आधारित है कि जनता ने उनको अधिकार दिया है कि आप शासन चलाइए। तो इसलिए कोई भी समाज या कोई भी जो दल है वो इसको क्या कर सकता है, या सरकार जो है वह अवहेलना नहीं करती है। फिर है कि नैतिक जो निर्देश सिद्धांत है, नीति निर्देश सिद्धांत है, वो नैतिक आदेश माना जाता है, यानी कि नैतिक आदेश है, यानी कि मोरल ऑर्डर है। सरकार अगर चाहे तो मान सकती है। मैंने पहले बोला ना कि आप सरकार के साथ मांग रखो, आप सरकार के खिलाफ कर सकते हो, आप मान सकते हो कि हाँ हमारे क्षेत्र में सड़कें बननी चाहिए, तो ये नैतिक जिम्मेवारी है सरकार की कि वो ले और बनाए। सरकार का ऐसा नहीं, हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है कि हाँ वो चीजें, लेकिन नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप नागरिकों ने अधिकार दिया है, आपको शासन चलाने का राइट्स दिया है, जनमत दिया है, तो आप नागरिकों से संबंधित अधिकारों का या उनके संबंधित कार्यों को करें। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में ये अंतर है। जो अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है
वो प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। फिर है कि भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, यानी कि भारत ऐसा देश है जिसको आप बोलते हैं ना कि अनेकताओं में एकता है। हमारे यहाँ कहावत नहीं सुने आपकी, कोस कोस पे पानी बदले और 3 कोस पर पानी। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कुछ कदम चलने पे आपको पानी का स्वाद है वो बदल जाता है। कुछ आगे 10-20 किलोमीटर आगे जाओ तो लोगों की भाषाएं, लोगों की वाणी, लोगों की जो बोली है वो बदल जाती है। तो सांस्कृतिक से विभिन्नता है, धार्मिक से विभिन्नता है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पे 10 धर्म के लोग, या कह सकते हो कि मुख्यतः 10 धर्म के लोग रहते हैं। हजारों जातियां हैं, कई उपजातियां हैं, कई ट्राइबल्स कम्युनिटी समुदाय है। तो ये चीजें हैं, उनकी सांस्कृतिक पहचान है। हर राज्य की एक अपनी पहचान है। तो सामाजिक या एकता के लिए जाना जाता है, विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है, और इसका कारण मौलिक अधिकार है जो संविधान में अपने नागरिकों को सशक्त बनाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश का जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो ये सब चीज को सोच करके दिया गया था। वरना दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके बाद कानून पे उनके यहाँ कई बार संविधानों को लागू किया गया। जैसे अगर हम अपने भारत के पड़ोसी देश नेपाल को ले लो, तो नेपाल में सबसे पहले 1948 में संविधान को लागू किया गया था। उसके बाद फिर 1951 में बनाया गया, फिर जो है वो 1959 में बनाया गया। उसके बाद जो है वो 1962 में बनाया गया, फिर जो है वो 1990 में बनाया गया, और उसके बाद 2015 में बनाया गया। अब देखो 6 बार वहां का संविधान बना है, यानी कि नेपाल के संविधान जो है वो 6 बार बनाने पड़ गई है। क्यों पड़ गई? क्योंकि वहां पे संविधानों को शामिल नहीं किया गया चीजों को। और हमारे देश संविधान देखिए 26 जनवरी 1950 से लागू है, 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ एकता के लिए जाना जाता है और उस तरह के अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये चीजें भी अधिकार दिया गया है। फिर है कि जाति, पंथ, धर्म और जातीयता, नस्ल और लिंग के बावजूद भी सभी अधिकार लागू होते हैं। यानी कि हमारे देश में किसी भी स्तर का भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी लिंग से संबंध रखता हो, किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो, किसी भी पंथ को मानने वाला व्यक्ति हो, उसकी कोई भी पूजन पत्ती हो, कोई भी रीति रिवाज हो, सभी पे एक समान जो है वो मौलिक अधिकार लागू होगा। अब बोलते हैं कि प्रकृति में सभी अधिकार पूर्ण नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि आप प्रकृति में जो है वो सारे अधिकार पूर्ण नहीं है, यानी उसको पूरी तरीके से नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि जो हमारा अधिकार है मौलिक अधिकार वो कुछ न कुछ बंदिशों के साथ है। आपको पूरी अधिकार नहीं दिया गया है, आपको बंदिशें भी लगाई गई है ताकि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, इसलिए उसको पूर्ण नहीं है। जैसे युद्ध, महामारी, आतंकवादी हमले या आर्थिक संकट जैसे राष्ट्रीय आपात स्थिति के मामले में सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है कि कुछ अधिकारों को रद्द किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ महामारी आई थी, कोरोना था, कोरोना सरकार क्या किया, लॉकडाउन लगा दिया। अब आप इस समय विरोध नहीं कर सकते, जाकर रैली नहीं निकाल सकते हैं कि ना हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम रैली निकालेंगे, तो सरकार उस पर रोक लगाएगी। तो इसलिए वो पूर्ण नहीं है कि मान लीजिए अगर आतंकवादी हमला होता है, युद्ध का स्थिति होता है, कभी महामारी आती है, कभी कोई आर्थिक संकट आता है, कभी कोई अपना घरेलू गृह युद्ध का समय कुछ ऐसा आता है, तो सरकार के द्वारा कुछ अधिकार या अगर ना होते हुए भी तो पूरे मौलिक अधिकार को खत्म या कुछ मामलों में रद्द किया जा सकता है, कुछ समय के लिए भी किया जा सकता है। फिर है कि देश के लोकतंत्र की माप उसके मौलिक अधिकारों में निहित होता है, यानी कौन सा देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, वो कितनी शक्तिशाली है। हम क्यों बोलते हैं कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे मजबूत लोकतंत्र है, क्योंकि इसका भी उदाहरण है। आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लो ना, पाकिस्तान हमारे देश के साथ ही आजाद उसको अलग किया गया था। वहां पे क्या 40 साल से ज्यादा जो है वो सैन्य शासन रहा है कि आर्मी ने वहां पे कब्जा कर लिया था, तख्ता पलट कर दिया था। वहां के कई ऐसे जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे जिनकी तो हत्या कर दी गई है, फांसी तक चढ़ा दिया गया उनको, कि फांसी दे दिया गया सरकार के द्वारा या अपनी सेना के द्वारा। आप बांग्लादेश का उदाहरण ले लो, आप म्यांमार का उदाहरण ले लो, आप जो है वो श्रीलंका का उदाहरण ले लो, वहां पे गृह युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था सिंहली और तमिलों के बीच। नेपाल का उदाहरण ले लो। तो हमारे अधिकतर जो पड़ोसी देश हैं, आप चीन का उदाहरण ले लो ना, चीन अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन आप खुद ही सोचो कि लोकतांत्रिक देश है या नहीं है। तो किसी देश की लोकतंत्र की पहचान इस तरह से होगा कि उस देश के मौलिक अधिकार कितने हैं या किस तरीके से लागू है। फिर है कि मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त निबंध में उल्लिखित लोगों के विपरीत और मौलिक अधिकार आमतौर पर सत्तावादी, तानाशाही या फांसीवादी शासन में नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं।
यानी कि लोग जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही दिए जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अलावा चाहे वो राजतंत्र हो, तानाशाही हो, निरंकुशवादी हो या फांसीवादी हो या सत्तावादी ताकतें हो या फिर धार्मिक कट्टरता के शासन हो, जैसे ईरान में ले लो, ईरान में क्या है, धार्मिक कट्टरता का एक शासन है। तो कोई भी शासन की प्रणाली लोकतंत्र के अलावा वहां पे मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं या नागरिकों को समुचित अधिकार नहीं दिया जाता है। तो लोकतंत्र ही वैसी शासन प्रणाली है जिसमें लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। फिर आता है कि लोकतंत्र को 3 स्तंभ होते हैं, यानी कि सरकार का भी 3 खंभा होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को इन अधिकारों को ठीक से लागू करने की आवश्यकता है। और अगर मान लीजिए कि सरकार के तीनों अंग या लोकतंत्र के जो तीनों स्तंभ हैं, चाहे वो विधायिका हो यानी कि चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, यानी कि विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, अगर वो सही ढंग से कार्य नहीं करती है, इन मौलिक अधिकारों का संरक्षण या लागू नहीं करती है, तो शायद उस देश में लोकतंत्र संभव नहीं है। तो ये चीजें हैं कि उनकी आवश्यकता करने की आवश्यकता होती है। फिर है कि यदि किसी अधिकार का उल्लंघन पाया जाता है तो एक नागरिक कानून की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, यानी कि कोई भी प्रकार के अधिकार अगर उसको लगता है कि उल्लंघन हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो न्यायालय जाने के लिए, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, एक गरीब इंसान हो या मजदूर हो, वो अपने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत न्यायालय जा सकता है और न्यायालय का दरवाजा खटखटा करके अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। तो ये मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं थी, ये मौलिक अधिकार था, नीति निर्देशक तत्व थे, इससे संबंधित आपको जानकारी दिया गया हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, अपनी बातों को बताने के लिए जरूर कहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।